राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से अखिलेश यादव ने मना कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें न्योता मिला है, लेकिन हमारी पार्टी के कार्य करने का तरीका, सिद्धांत उनसे अलग है, इसलिए हम उस पार्टी के आंदोलन के साथ नहीं जुड़ेंगे। दरअसल कांग्रेस ने समान विचारधारा वाले 21 राजनीतिक दलों को श्रीनगर में 30 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा के समापन समारोह में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। शिवसेना के उद्धव गुट ने समापन कार्यक्रम में शामिल होने का ऐलान किया है। इस बीच राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पंजाब में दूसरा दिन है। राहुल गांधी की पदयात्रा आज लुधियाना में जारी रही। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान पर बिहार से लेकर पूरे देश में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रही है। बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ साधु संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। बिहार शिक्षा मंत्री को पद से हटाने की मांग हो रही है। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने नीतीश के मंत्री की जीभ काटने वाले को इनाम का ऐलान तक कर दिया है। उधर बिहार के शिक्षा मंत्री अपने बयान पर डटे हैं। इस बीच बिहार के सीएम ने मामले की जानकारी नहीं होने की बात की है। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बुधवार को नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में कहा था कि रामचरितमानस से नफरत फैलती है। दिल्ली के द्वारका थाने में बिहार के शिक्षा मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने कराई है। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिमी त्रिपुरा जिले में रोड शो किया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी के अध्यक्ष कांग्रेस और सीपीएम पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां भ्रष्टाचार में पारंगत हैं और वो इसकी ट्यूशन भी दे सकती हैं। दरअसल बीजेपी त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। त्रिपुरा में पार्टी के नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए इसी साल चुनाव होना है। पिछले चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत के साथ राज्य में पहली बार सरकार बनाई थी। इसके साथ ही राज्य में करीब 3 दशक से चला आ रहा वाम दलों का शासन खत्म हो गया था। बिहार के बक्सर में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज किसानों ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का जमकर विरोध किया। उनके काफिले पर पथराव किया गया। उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। दरअसल अश्विनी चौबे किसानों के महापंचायत में शामिल होने के लिए बक्सर पहुंचे थे। उन्होंने करीब 10 मिनट भाषण दिया, लेकिन इसके बाद किसान उग्र हो गए। इस बीच बक्सर में चौसा के थर्मल पावर प्लांट में तोड़फोड़ और आगजनी को लेकर जमकर सियासत हो रही है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है। बीजेपी के कई नेता पीड़ित किसानों से मिलने बक्सर पहुंच चुके हैं। 26 जनवरी से पहले दिल्ली पुलिस एक्शन में है। स्पेशल सेल ने जहांगीरपुर इलाके में छापा मारा और 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए एक शख्स का कनेक्शन कनाडा में बैठे खालिस्तानी आतंकी से है। सूत्रों के मुताबिक दोनों संदिग्ध किसी बड़ी साजिश की फिराक में थे और टारगेट किलिंग की प्लानिंग कर रहे थे। हिरासत में लिए गए दोनों संदिग्धों ने किसी बड़ी वारदात को भी अंजाम दिया हुआ है। दिल्ली पुलिस और खुफिया एजेंसियों की टीम दोनों संदिग्धों से पूछताछ कर रही है। देश में खुदरा महंगाई दर में लगातार तीसरे महीने गिरावट देखने को मिली है। दिसंबर महीने में रिटेल महंगाई दर 5.72% पर आ गई है। ये 12 महीनों का निचला स्तर है। नवंबर महीने में रिटेल महंगाई 5.88% पर थी। वहीं अक्टूबर 2022 में रिटेल महंगाई 6.77% थी। खाने पीने का सामान, खासतौर पर सब्जियों की कीमतों की घटने की वजह से महंगाई घटी है। नवंबर महीने में खाने पीने की चीजों की महंगाई दर नवंबर के 4.67% से घटकर 4.19% पर आ गई। करीब 299 सामान ऐसे हैं जिनकी कीमतों के आधार पर रिटेल महंगाई का रेट तय होता है। उत्तर भारत में ठंड का कोहराम जारी है। ठंड के साथ दिल्ली के कई इलाकों में आज बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। इस बीच 14 जनवरी के बाद ठंड के नए प्रकोप का अनुमान जताया जा रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच सकता है। राजस्थान के कुछ इलाकों में तापमान 0 के करीब रहने की उम्मीद है। ठंड का कहर 20 जनवरी तक जारी रहेगा। उधर पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तराखंड के केदारनाथ और बद्रीनाथ में जमकर बर्फबारी हुई है। वहीं जम्मू कश्मीर और हिमाचल में भी बर्फबारी हो रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जान की मार्केट वैल्यू यानी आपकी जान का बाजार भाव क्या है? ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, इसके बारे में आपको बाद में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि इन तस्वीरों में शायद आपको अपना भविष्य नजर आएगा। ये आपके भविष्य की तस्वीरें हैं। देखिए आप, मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं, बड़ी स्क्रीन पर देख लीजिए। आपको आपका भविष्य हम दिखा रहे हैं। भविष्य में आपके बच्चे कुछ इस तरह मास्क लगाए हुए दिखाई देंगे। लोग जब साइकिलिंग करने के लिए जाएंगे या साइकिल पर वैसे भी कहीं जाएंगे तो शायद इस तरह उन्हें जाना होगा। और ये जो भविष्य हम आपको दिखा रहे हैं बहुत दूर का नहीं है। ये हमारी अगली पीढ़ी की तस्वीरें हैं। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जीवन कैसे बीतने वाला है। और ये हमारे देश के आम लोग हैं। ये जब सड़कों पर निकलेंगे अपने घरों से बाहर
काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए, दफ्तर जाने के लिए, सब्जी बेचने के लिए अगर कोई आदमी आपके पास आएगा तो शायद वो ऐसा नजर आएगा आपको। और जब शादी ब्याह हुआ करेंगे, कोई पार्टी होगी, उसमें भी आपको दूल्हा दुल्हन शायद इस तरह से नजर आएंगे। दिल्ली और उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों की हवा अब इतनी काली और जहरीली हो चुकी है कि आज से 10 वर्ष के बाद शायद लोगों को अपने प्राण बचाने के लिए इसी तरह के ऑक्सीजन मास्क लगाने पड़ेंगे, और यह मास्क भी तब शायद आपको बचा नहीं पाएंगे। और इसीलिए हमने शुरुआत में आपसे यही पूछा था कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जान की मार्केट वैल्यू क्या होगी, कितना हर्जाना आप लेना चाहेंगे सरकार से। उस समय जोशीमठ में जमीन धंसने की वजह से जिन मकानों में दरारें आई थी, उन मकानों की सरकार ने जो मार्केट वैल्यू है वो तय कर दी है, और यह मार्केट वैल्यू है 1.5 लाख रुपए। यानी जोशीमठ में जिन 3000 परिवारों के मकान तोड़े जाएंगे, उन्हें बाजार के मौजूदा भाव के हिसाब से सरकार 1.5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इससे आपका क्या लेना देना, ये तो जोशीमठ के मकानों का मुआवजा है, और मैं पूछ रहा हूं कि आपकी जान की बाजार की कीमत क्या है। तो कड़वा सच ये है कि एक दिन दिल्ली के लोगों का भी वही हाल होने वाला है, वही स्थिति होने वाली है जो जोशीमठ के लोगों की आज हो रही है। क्योंकि जोशीमठ में मकानों की दीवारों पर दरारें पड़ी हैं, लेकिन दिल्ली में हवा के प्रदूषण की वजह से लोगों के फेफड़ों में दरारें पड़ चुकी हैं। और आज जिस तरह जोशीमठ के लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें अपनी जान प्यारी है, वो मरना नहीं चाहते इस घर में, ठीक वैसा ही दिल्ली के लोगों के साथ भी होगा। और उन्हें अपने बने बनाए मकान, जिनकी उन्होंने जीवन भर किश्तें भरी हैं, उन मकानों को ऐसे ही छोड़कर एक दिन यहां से भागना पड़ेगा अगर वो जिंदा रहना चाहते हैं तो। और यहां उनके मकान की मार्केट वैल्यू तय नहीं होगी, बल्कि यहां उनकी जान की मार्केट वैल्यू निकाली जाएगी। आपकी जान की जो वैल्यू होगी वो आप सरकार से ले लीजिएगा। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में प्रदूषण अब इतना खतरनाक हो चुका है कि ये लोगों के फेफड़ों में उसी तरह ड्रिलिंग कर रहा है जिस तरह जोशीमठ के पहाड़ों पर विकास के नाम पर बड़ी बड़ी मशीनें ड्रिलिंग कर रही हैं। और इस वजह से अब दिल्ली वालों के फेफड़ों पर भी वैसी ही दरारें आ चुकी हैं जैसी दरारें जोशीमठ के मकानों पर है। बस फर्क इतना है कि जोशीमठ की इन दरारों को आप देख सकते हैं कैमरे पर, इन्हें रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन फेफड़ों पर आई दरारों को अभी आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप एक्सरे कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तो वो भी आप देख पाएंगे। इसलिए आज जब ब्लैक एंड व्हाइट खत्म हो जाए तो अपने फेफड़ों पर आए इन दरारों के बारे में सोचिएगा और चेक करके देखिएगा। और यकीन मानिए, आप में से ज्यादातर जो लोग हैं उनके फेफड़े काले पड़ चुके होंगे, उनमें भी दरारें आ चुकी होंगी, बिल्कुल वैसी ही स्थिति जैसी आज जोशीमठ में हो रही है। और जोशीमठ में ये जो लोग आपको दिख रहे हैं, ये जो होटल आपको दिख रहा है, इसे तोड़ा जाना है। इस होटल को तोड़ दिया जाएगा। लोग रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये होटल के मालिक हैं और उनकी पत्नी, उनका परिवार। और ये देखिए आज इनकी क्या हालत है। इनका कहना है कि इनका होटल है 7 करोड़ रुपए का, लेकिन इन्हें मुआवजा मिलेगा इस होटल का 1.5 लाख रुपए। और उसके बाद इन्हें यहां से पलायन करके कहीं और रहना होगा। इनका होटल तो गया। समानता बस इतनी है कि इनके होटल्स को तो तोड़ा जा रहा है, इसलिए वहां से मजबूरी में भाग रहे हैं क्योंकि इन्हें मरना नहीं है। आपको अपने मकान ऐसे ही छोड़कर जाने पड़ेंगे क्योंकि कुछ वर्षों के बाद ये शहर रहने लायक बचेंगे ही नहीं। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एक नई रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में देश की राजधानी दिल्ली भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, जहां सबसे गंदी हवा है, जहां हवा अब इतनी ज्यादा जहरीली हो चुकी है कि इसकी वजह से जिन लोगों को कुछ साल पहले तक अस्थमा की बीमारी नहीं थी, उन्हें अब यह बीमारी होने लगी है। दिल्ली में लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा है। और इस रिपोर्ट में भारत के जिन 3 शहरों को सबसे ज्यादा प्रदूषित बताया गया है, उनमें पहले नंबर पर है दिल्ली, दूसरे नंबर पर है हरियाणा का फरीदाबाद जो दिल्ली से बिल्कुल लगता हुआ शहर है, और तीसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, यह भी दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ शहर है। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो देश के सबसे 3 गंदी हवा वाले शहर हैं, उनमें तीनों
दिल्ली और एनसीआर इलाके के हैं और यह पहली बार नहीं है जब इन शहरों ने प्रदूषण की रैंकिंग में टॉप किया है, बल्कि दिल्ली को तो अब इसकी आदत पड़ चुकी है। देश के 131 शहरों में प्रदूषण को कम करने के लिए पिछले 4 वर्षों से नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया जा रहा है, लेकिन इस अभियान का और इसका लक्ष्य है वर्ष 2026 तक, जिसमें अब 3 साल और बचे हैं। अगले 3 साल तक, इन 3 सालों में इन सभी शहरों में प्रदूषण के स्तर में 40% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली की हवा पर इसका कोई असर नहीं और दिल्ली आज भी उतनी ही प्रदूषित है जितनी आज से 5 साल पहले थी। इसलिए दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के खतरे को कम करने के लिए अब युद्ध स्तर पर बदलाव की आवश्यकता है और वो बदलाव हो नहीं रहा, वरना दिल्ली के लोगों का भी वही हाल होने वाला है जो आज जोशीमठ के लोगों का हो रहा है। असल में जो कुदरत है, कुदरत कभी बेईमानी नहीं करती, कुदरत कभी झूठ नहीं बोलती और कुदरत हमेशा चेतावनी देती है इंसानों को। वो इंसानों को हमेशा नोटिस पीरियड देती है। आपने देखा होगा लोग बड़ी शिकायत लेकर अदालतों में जाते हैं कि हमारे मकान को तोड़ने का हमें नोटिस नहीं दिया गया, हमें नोटिस पीरियड चाहिए। लेकिन कुदरत हमेशा नोटिस पीरियड देती है, हमेशा एक नहीं कई कई चेतावनियां देती है इंसान को, और जब इंसान नहीं मानता तब फिर कुदरत अपना रंग दिखाती है, जैसा कि जोशीमठ में हुआ, और उन्हें यह बताती है कि वो अगर अब भी नहीं संभले तो फिर आगे क्या होगा। लेकिन हमारे देश की सरकारें विकास के नाम पर प्रकृति को ऐसे ही छलनी करती चली जाती हैं और इस दौरान इंसानों का लालच भी कभी कम नहीं होता। सभी को पैसा कमाना है और यही जोशीमठ में हुआ और अब यही दिल्ली में भी हो रहा है। जोशीमठ में प्रकृति ने सरकारों को और लोगों को बहुत लंबा नोटिस पीरियड दिया था, लेकिन इस दौरान जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ, यानी जो काम रुक जाना चाहिए था कंस्ट्रक्शन का, वो रुका नहीं। और इसी का नतीजा है कि अब वैज्ञानिक जोशीमठ में कुछ मकान नहीं बल्कि पूरा की पूरा पहाड़ ढहने की आशंका जता रहे हैं। ये जो सैटेलाइट तस्वीरें आप देख रहे हैं अभी, ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने जारी की हैं और इनमें जिस इलाके को आप अभी पीली रेखा में देख रहे हैं, पीली रेखा के अंदर वो इलाका है जो आने वाले दिनों में कभी भी जमीन के अंदर धंस सकता है। इसरो का कहना है कि इस इलाके में जोशीमठ के तमाम पहाड़ आते हैं और इस बात की पूरी आशंका है कि कुछ समय के बाद ये इलाके पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे और तब यहां आपको दरारें नहीं दिखेंगी बल्कि यहां आपको बड़े स्तर पर तबाही दिखेगी। ये वो पहाड़ी इलाका है जो अभी आप देख रहे हैं, जो अब नष्ट होने की कगार पर है। इसरो ने कुछ और तस्वीरों की मदद से यह बताया है कि फिलहाल जोशीमठ में जिस जगह पर जमीन धंस रही है वो इलाका मध्य क्षेत्र में है, जहां पिछले कुछ वर्षों में अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन हुई है। अंधाधुंध स्तर पर सड़कें बनी हैं, अलग अलग बिजली परियोजनाओं के बारे में सोचा गया है, हाईवेज बना दिए गए हैं, होटल बने हैं, बाजार बने हैं, मकान बने हैं और पहाड़ों को बुरी तरीके से काट काट कर छलनी किया गया है। और अब ये पहाड़ जो हैं वो बिल्कुल मृत्यु की स्थिति में आ गए हैं। आप ये समझिए कि इन पहाड़ों को हमने मार डाला है और ये पहाड़ अब अपनी आखिरी सांस ले रहे हैं। और हमने ये सोचा था, इसीलिए हम बार बार आपको अपने इस शो में ये बात बताते हैं कि हम इन पहाड़ों की आवाज बनेंगे, हम प्रकृति की आवाज बनेंगे और हम कुदरत की आवाज बनेंगे और आपको बताएंगे कि ये प्रकृति आपको क्या चेतावनी दे रही है। अभी प्यार से समझा रही है, अगर आप नहीं माने तो फिर वैसे समझाएगी उस भाषा में जो शायद आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी, जैसा कि जोशीमठ में हुआ है। पिछले साल अप्रैल से नवंबर के महीने के बीच जोशीमठ में जमीन धंसने की तीव्रता -8.9 सेंटीमीटर थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों में यह तीव्रता इससे कहीं ज्यादा खतरनाक हुई है। सरकार का कहना है कि 27 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच, यानी सिर्फ 12 दिनों में वहां -5.4 सेंटीमीटर जमीन धंस चुकी है और यह रफ्तार ऐसी ही रही तो बहुत जल्द जोशीमठ के पहाड़ विलुप्त हो जाएंगे और इनका अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाएगा। जोशीमठ की स्थिति का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि आज गृह मंत्री अमित शाह ने इस मुद्दे पर एक हाई लेवल मीटिंग की और इस मीटिंग में उन प्रोजेक्ट्स को लेकर चर्चा हुई जिन्हें जमीन धंसने के पीछे सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। हालांकि जोशीमठ की त्रासदी और जोशीमठ के लोगों का दर्द भी आज आपको समझना चाहिए, लेकिन आज यह मत समझिएगा कि ये जो दर्द आप देख रहे हैं ये सिर्फ जोशीमठ के लोगों का है और हो सकता है जो मैदानी इलाकों में शहरों में लोग रहते हैं, आपकी समस्या पहाड़ की नहीं होगी,
आपकी समस्या होगी प्रदूषण की। तो पहाड़, ये लोग तो पहाड़ की वजह से अपने घरों से भाग रहे हैं, आपको भागना पड़ेगा अपने घरों से प्रदूषण की वजह से। देखिए आप इनका दर्द देखिए। इस पूरी घटना में ना तो सरकार का कुछ बिगड़ा और ना ही उन सरकारी अफसरों को कुछ हुआ जिन्होंने चेतावनी को लगातार नजरअंदाज करते हुए जोशीमठ में सैकड़ों होटल्स और रेस्टोरेंट्स और बाजारों को बनने दिया। इस त्रासदी में जो कुछ भी गंवाया है वो जोशीमठ के लोगों ने गंवाया है। और सोचिए इन लोगों की आखिर क्या गलती थी। ये लोग तो यहां हमेशा से रह रहे थे, इनकी पुश्तैनी जमीन है, एक के बाद एक न जाने कितनी पीढ़ियां यहां रह रही थी, लेकिन इसके बावजूद आज इन लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं और उनके मकानों की मार्केट वैल्यू लग रही है 1.5 लाख रुपए। लेकिन अगर जान बचानी है तो मकान छोड़ना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा और प्रकृति ने जो चेतावनी दी है उसके अनुसार काम करना पड़ेगा। लेकिन हमें जो दुख हो रहा है वो ये कि इन लोगों की कोई गलती नहीं थी। इन लोगों ने किसी से नहीं कहा कि यहां आकर हाईवेज बनाइए, यहां बिजली की परियोजनाएं बनाइए, यहां पर बड़े बड़े होटल्स बनाइए, यहां के पहाड़ों को काट कर छलनी कर दीजिए। ये कभी नहीं चाहते थे। ये शायद ये कहते थे कि हमें अकेला छोड़ दीजिए और हमें यहीं कोई छोटा मोटा रोजगार दे दीजिए, हम खेती बाड़ी करके भी काम चला लेंगे। लेकिन सरकार नहीं मानी, व्यापारी लोग नहीं माने। सबको पैसा कमाना था, सरकार को यह दिखाना था कि हमने कितना विकास कर दिया और देश भर के लोगों को यह बताना था कि अब आप जोशीमठ एक दिन में ही पहुंच सकते हैं, अब आपको जोशीमठ में 5 स्टार सुविधाएं मिलेंगी, अब आप जोशीमठ आइए और पिकनिक मनाइए। और आज यह हालत हो गई जोशीमठ की। आज से कुछ दशक पहले तक, अब दूसरी चीज आप चेक करिए अपने घरों में, और जब हम आपको ये बात बता रहे हैं उसके बारे में सोचते जाइए। कुछ दशक पहले तक आपके घरों में मौसम से संबंधित या मौसम से लड़ने के लिए ज्यादा मशीनें नहीं हुआ करती थी। आज से कुछ दशक पहले तक आपके घरों में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक पंखा हुआ करता था और लोग प्रकृति से ज्यादा प्यार करते थे, प्रकृति के करीब रहते थे और तब प्रकृति आपको चेतावनी नहीं देती थी, तब कुदरत आपसे दुश्मनी नहीं करती थी, तब कुदरत और आप दोस्ती के साथ रहते थे। एक पंखा होता था घर में, बहुत सारे घरों में तो वो भी नहीं था। लेकिन अब आज के जमाने में लोग मशीनों और टेक्नोलॉजी के इतने करीब पहुंच गए हैं और अब हम कुदरत से लड़ने के लिए अपने घरों में न जाने कौन कौन सी मशीनों को रखते हैं। अब देखिए आज के घरों में क्या है। हमारे घरों में पंखा है, उसके बाद वाटर कूलर होता है, उसके बाद एयर कंडीशनर होता है, ठंडे पानी के लिए रेफ्रिजरेटर होता है, पानी साफ पीने के लिए वाटर प्यूरिफायर होता है क्योंकि पानी हमारे घरों में अब गंदा आता है, हवा भी गंदी आती है इसलिए हवा को साफ करने के लिए एयर प्यूरिफायर होता है, गर्म पानी के लिए गीजर है और गर्म हवा के लिए जब ज्यादा सर्दी हो जाए तो हमारे पास वार्मर है या हीटर है जिससे गर्म हवा आती है। सोचिए आपके घरों में एक साथ कितने सारे यंत्र, उपकरण और मशीनें सिर्फ साफ बिजली, माफ कीजिएगा, साफ पानी और मौसम से लड़ने के नाम पर हो रहा है और साफ हवा के नाम पर आपने अपने घरों में कितनी मशीनें रखी हुई हैं। और अब मौसम का सामना लोग इन मशीनों से करते हैं और इसी वजह से अब यह सब हो रहा है। कुदरत और इंसान की लड़ाई हो रही है। इसलिए जो लोग मैदानी इलाकों में रहते हैं उन लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि भारत के हर शहर में, आप चाहे किसी भी राज्य में रहते होंगे, हर शहर में प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर बढ़ रहा है। सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है, बाकी शहरों में भी जो 130 शहर हैं भारत में जहां ये सर्वे हुआ है, सब में बुरी हालत है। आप ये मत सोचिएगा कि आप दिल्ली में नहीं रहते तो आप साफ हवा में सांस ले रहे हैं, आपकी भी यही हालत है। और वायु प्रदूषण अब प्रकृति की वो चेतावनी है जो आपको प्रकृति दे रही है, कुछ वर्ष और देगी और उसके बाद वो आपके खिलाफ एक्शन ले लेगी और फिर खास तौर पर दिल्ली जैसे जगहों पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें तो अपने सारे मकान छोड़कर यहां से चले ही जाना होगा। अब वायरल वीडियोस के इस युग में हम आपको स्वामी विवेकानंद का ज्ञान देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद की 160वीं जयंती है। अगर वो जीवित होते तो आज 160 वर्ष के होते और आज के दिन को हमारे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। यानी आज का जो दिन है ये युवाओं का दिन है। युवाओं को शायद पता भी नहीं होगा, इसलिए आज हम अपने देश के इन करोड़ों युवाओं को बिना इंटरनेट वाला ज्ञान देंगे,
लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी देर के लिए अपना मोबाइल फोन और वीडियो गेम्स पॉज करने पड़ेंगे। कानों से ईयरफोन हटाना होगा ताकि आप हमारी बात ध्यान से सुन सकें, क्योंकि यह बात आपको किसी न्यूज चैनल पर कोई बताएगा नहीं और रात में 9 बजे प्राइम टाइम शो में स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करने की हिम्मत हमारे अलावा कोई करेगा नहीं। स्वामी विवेकानंद का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1863 में संयुक्त बंगाल के कलकत्ता में हुआ था और वो संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और उनका जीवन और उनके सिद्धांत युवाओं के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा माने जाते हैं। आज उनके बारे में कुछ नई नई जानकारी हम आपके लिए लाए हैं जिससे आप सीख सकें। इसलिए अगर आपके घर में कोई युवा हैं, छात्र हैं, तो उन्हें आज का यह विश्लेषण जरूर दिखाइए। यह हमने उन्हीं के लिए बनाया है। एक बार एक व्यक्ति ने जोर देकर स्वामी विवेकानंद से पूछा कि यह कैसे पता चलेगा कि युवा कौन होता है। तो उस समय स्वामी विवेकानंद ने इस व्यक्ति को एक बहुत ही शानदार जवाब दिया जो आपको भी जानना चाहिए। तो आप टेस्ट कर लीजिए, यह आपकी भी परीक्षा है कि आप युवा हैं या नहीं। तो स्वामी विवेकानंद ने जो जवाब दिया उसे ध्यान से सुनिए। युवा कौन होता है? जो अनीति से लड़ता है, जो दुर्गुणों से दूर रहता है, दुर्गुणों से दूर रहता है, जो काल की चाल को बदल देता है, जिसमें जोश के साथ होश भी है, जिसमें राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था है, जो समस्याओं का समाधान निकालता है, जो प्रेरक इतिहास रचता है, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि जो करके दिखाता है, वही युवा है। अब आप देख लीजिए, अगर ये सारी बातें आप पर लागू होती हैं तो आप भी युवा हैं, और अगर ये चीजें आप पर लागू नहीं होती हैं तो माफ कीजिएगा, हो सकता है उम्र आपकी जरूर युवाओं वाली होगी लेकिन आप युवा नहीं हैं। जिन युवाओं में राष्ट्र के लिए बलिदान की आस्था नहीं है या जो प्रेरक इतिहास रचने के लिए प्रयास भी नहीं करते, ऐसे लोगों को स्वामी विवेकानंद युवा नहीं मानते थे। जिस दौर में स्वामी विवेकानंद अपने जीवन के शिखर पर थे, उस दौर में भारत अंग्रेजों का गुलाम था और गुलाम भारत की युवा पीढ़ी को संबोधित करते हुए एक बार स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तुम जो सोच रहे हो उसे अपनी जिंदगी का विचार बनाओ, उसके बारे में सोचो, उसके लिए सपने देखो, उस विचार के साथ जियो। तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी मांसपेशियों में, तुम्हारी नसों में और तुम्हारे शरीर के हर हिस्से में वो विचार भरा होना चाहिए। यही सफलता का सूत्र है। ये वो विचार हैं जिसने गुलामी के समय भारत के बहुत सारे युवाओं को नींद से जगा दिया था, लेकिन हमें लगता है कि ये विचार आज भी भारत के करोड़ों युवाओं के लिए बहुत प्रासंगिक है, लेकिन वो इन विचारों से दूर है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार यह कहा था कि इस देश को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जिनकी मांसपेशियां लोहे की हों और नसें स्टील की हों और जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो भारत के ज्यादातर युवा इन विचारों से कोसों दूर हैं और आज की युवा पीढ़ी विचारों में नहीं बल्कि वीडियो गेम्स में यकीन करती है, वायरल वीडियोस में यकीन करती है। आज हम आपको स्वामी विवेकानंद से जुड़े 5 बहुत ही दिलचस्प और सरल किस्से बताना चाहते हैं जिनसे आप सीख ले सकते हैं। पहली सीख है अपने देश और अपनी संस्कृति पर गर्व करना। पश्चिमी देशों में 4 साल बिताने के बाद जब वर्ष 1896 में स्वामी विवेकानंद इंग्लैंड से भारत रवाना होने के लिए एक जहाज में बैठे तो एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें दुख नहीं हो रहा कि वो पश्चिमी देशों का आधुनिकवाद छोड़कर वापस उसी देश में लौट रहे हैं जहां पिछड़ेपन के सिवा कुछ नहीं, यानी एक आधुनिक देश को छोड़कर वापस उस देश में जा रहे हैं जो बहुत पिछड़ा हुआ है, यानी उनका अपना देश भारत। तब स्वामी विवेकानंद ने इस व्यक्ति को कहा कि यूरोप आने से पहले भारत उनके लिए प्रिय था, लेकिन यूरोप में रहने के बाद भारत उनके लिए पवित्र हो गया है। उस दौर में जब स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी देशों से लौटकर पहली बार भारत की भूमि पर कदम रखा, तब वो नीचे पड़ी मिट्टी को अपने शरीर पर लगा रहे थे और यह देखकर लोगों को लगा कि शायद वो पागल हो चुके हैं, ये व्यक्ति क्या कर रहा है। लेकिन सच ये था कि वो भारत की मिट्टी को अपने शरीर पर लगाकर खुद को पवित्र कर रहे थे, जिससे ये पता चलता है कि आधुनिक होने का मतलब और विदेश में रहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपने देश से नफरत करने लगें और उसमें कमियां ढूंढने लगें। देश की मिट्टी आपके लिए हमेशा पवित्र रहेगी। दूसरी सीख है इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके चरित्र और आचरण से होती है।
स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका के शिकागो में थे तब उनके गेरुआ वस्त्रों का लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि ये व्यक्ति कैसे कपड़े पहनकर यहां घूम रहा है अमेरिका में। और एक दिन जब वो एक सड़क से गुजर रहे थे तो उनके पीछे चल रही एक महिला ने एक व्यक्ति से ये कहा कि तुम्हें इस फकीर बाबा के कपड़े देखने चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने सुन लिया और इस बात पर उन्होंने पलटकर इस महिला को जवाब दिया कि उनके देश में लोगों को कपड़ों से पहचाना जाता होगा, लेकिन वो जिस देश भारत से आते हैं वहां लोगों की पहचान उनके चरित्र और आचरण से होती है। हालांकि आज अगर आप हमारे देश में देखेंगे तो यहां भी लोगों की पहचान उनके चरित्र और आचरण से नहीं होती, बल्कि उनके कपड़ों से होती है। और उनके कितने बड़े बंगलों में रहते हैं वो उससे होती है, उनके पास कौन सी गाड़ी है, किस ब्रांड के कपड़े पहनते हैं, इससे पहचान होती है। आपने भी देखा होगा, आप किसी दूसरे व्यक्ति की जब पहचान करते हैं तो आप देखते हैं इसने किस ब्रांड के कपड़े पहने हैं, कितने महंगे कपड़े हैं, ये कितने बड़े घर में रहता है, इसके पास गाड़ियां कौन सी हैं और इसके पास पैसा कितना है। अगर ज्यादा पैसा है तो बड़ा आदमी है और अगर पैसा नहीं है तो छोटा आदमी है। अगर उसने बहुत बड़े ब्रांडेड कपड़े पहने हैं तो आप उसे बड़ा आदमी समझ लेते हैं। ये नहीं देखते कि उन कपड़ों के पीछे कौन है, उस गाड़ी में जो बैठा है इंसान के तौर पर वो कौन है, उसका चरित्र कैसा है। इसलिए जब भी किसी भी इंसान को आप आंकें तो उसके कपड़े देखकर और उसका पैसा देखकर नहीं, उसके चरित्र को देखकर उसे आंकना चाहिए। तीसरी सीख है, धर्म का मतलब अंधविश्वास नहीं है। वर्ष 1891 में जब स्वामी विवेकानंद ट्रेन से अहमदाबाद जा रहे थे, उस दौरान उनके पास बैठा एक व्यक्ति धर्म में चमत्कार की शक्ति के बारे में बात कर रहा था, चमत्कार के बारे में बता रहा था, जिस पर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि धर्म विश्वास करना सिखाता है और इसका चमत्कार से कोई लेना देना नहीं। यानी धर्म और चमत्कार अलग अलग हैं और जो लोग अहंकारी होते हैं वही चमत्कार की उम्मीद करते हैं। और यह बात आज भी बहुत प्रासंगिक है। आप खुद सोचिए, चमत्कार का मतलब क्या है। आप में से भी ज्यादातर लोग जब मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, भगवान के सामने हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये इच्छा होती है कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाए, जिसकी आपने उम्मीद ना की हो, जिसके आप लायक ना हो, आपको वो सब मिल जाए। जिसके लिए आपने परिश्रम नहीं किया, आपको वो मिल जाए। जिसके लिए आपने प्रयास नहीं किया, आपको वो मिल जाए। जिसके आप काबिल नहीं हैं, आपको वो मिल जाए। और वही चमत्कार है। और आप ज्यादातर भगवान से यही मांगते हैं। चमत्कार का मतलब है ऐसी किसी चीज की अपेक्षा करना जिसके लिए वो व्यक्ति काबिल या लायक ही नहीं है, और वो चाहता है कि बिना परिश्रम किए उसे वो चीज चमत्कार के रूप में मिल जाए। और इसके लिए लोग अक्सर धर्म का सहारा लेते हैं। चौथी सीख है अनुशासन, जो आज के जमाने में विलुप्त होता जा रहा है। स्वामी विवेकानंद ने भारत भ्रमण किया और आध्यात्मिक गुरु के रूप में अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप को वेदांत और योग के सिद्धांतों से जोड़ा। और वो कई वर्षों तक पश्चिमी देशों में रहे, यूरोप में रहे, लेकिन उन्होंने अपना अनुशासन कभी नहीं खोया। और पांचवी सीख है अपने लिए एक सीमा खींचना। एक बार जब एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि एक विधवा महिला को दोबारा विवाह करना चाहिए या नहीं, तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के मामले में क्या सही है और क्या गलत, ये महिलाओं को तय करने देना चाहिए, ना कि पुरुषों को यह तय करना चाहिए। यानी स्वामी विवेकानंद ने यहां अपनी सीमाओं को पूरी तरह स्पष्ट किया और उन्होंने लोगों को समझाया कि लक्ष्मण रेखा कहां खींचनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, आप उनसे सफलता के सही अर्थ को सीख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद हार और जीत को नहीं बल्कि परिश्रम और प्रयास को सफलता मानते थे। और उनका कहना था कि एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब भूल जाओ। यानी उनके लिए सफल होने का मतलब था पूरा परिश्रम और प्रयास करना। और उनके इन्हीं विचारों से भारत के युवाओं को प्रेरित करने के लिए आज राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। लेकिन कड़वा सच ये है कि भारत के बहुत सारे युवाओं को आज विवेकानंद के विचार नहीं बल्कि नए वर्जन के वीडियो गेम्स चाहिए। तो वीडियो गेम्स के जमाने में हम आपको विवेकानंद के विचार बता रहे हैं। आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवा भारत में रहते हैं। भारत में 15 से 34 वर्ष के 45 करोड़ 60 लाख युवा हैं। अंदाजा लगाइए, 15 से 34 वर्ष के 45 करोड़ लोग, लगभग 46 करोड़ लोग हमारे देश में रहते हैं। यह अमेरिका की पूरी आबादी से भी कहीं ज्यादा है। अमेरिका की कुल आबादी लगभग 33 करोड़ है और हमारे देश में 46 करोड़ तो सिर्फ युवा हैं, जो अगर ठान लें और जिन्होंने सोच लिया कि उनके जो बाजू हैं
वो लोहे के होंगे और उनकी नसें स्टील की होंगी, तो सोचिए वो क्या कर सकते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी तो है, लेकिन ये युवा आबादी कर क्या रही है, ये जानना महत्वपूर्ण है। हाल ही में एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारतीय यूजर्स को लेकर एक स्टडी की गई, जिसमें यह पता चला कि भारत के ज्यादातर युवाओं के जीवन में इस समय 4 चीजें चल रही हैं। पहली चीज रिलेशनशिप्स, दूसरी ब्रेकअप, तीसरा नौकरी और चौथा दोस्तों के साथ पार्टी। यानी ज्यादातर युवाओं की ऑनलाइन एक्टिविटी इन्हीं 4 चीजों के आसपास घूमती रहती है। इसके अलावा भारत के युवा अब प्रतिदिन औसतन 8 घंटे ऑनलाइन रहते हैं और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के जिन देशों के युवा सबसे ज्यादा वीडियो गेम्स खेलते हैं, उनमें भारत पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है। आज मोबाइल ऐप्स डाउनलोड करने के मामले में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी गेमिंग इंडस्ट्री भारत में है और यह 21,260 करोड़ रुपए की हो चुकी है, जो 2027 तक 70,000 करोड़ रुपए की हो जाएगी। वीडियो गेम्स की इंडस्ट्री बता रहा हूं आपको। भारत में 51 करोड़ लोग ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, जिनमें 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन गेम्स खेलने के लिए पैसा देते हैं और यह पैसा कम से कम हर महीने 1,500 रुपए के आसपास होता है। और 2025 तक हमारे देश में 70 करोड़ लोग वीडियो गेम्स खेल रहे होंगे, ऑनलाइन गेम्स खेल रहे होंगे, जिनमें आधे से ज्यादा युवा होंगे। हाल ही में एक और सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि भारत में 13 से 17 साल के 71% लोगों के बच्चों के पास आज अपना स्मार्टफोन है। 71% बच्चों के पास अपना स्मार्टफोन है 13 से 17 साल के। और आज भारत के युवा इनोवेशन से ज्यादा वेकेशन के बारे में सोचते हैं और करियर से ज्यादा रिलेशनशिप्स के बारे में सोचते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि आज भारत के बहुत सारे युवाओं को स्वामी विवेकानंद के बारे में ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। और ये बात हम आज क्यों कह रहे हैं, उसे आप इस वीडियो से बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे। जानते सर, हमारी एज जिस कैटेगरी में है सर, हम उतने इन सब चीज़ों में फोकस नहीं रहते। पर सर कोलकाता में पैदा हुए थे वे सर, इतना ही कुछ जानते हैं। हम ज़्यादा एक्सेसिव में डिटेल में नहीं जा सकता, पर सर इतना ही हमारे पास। संत थे वो बहुत बड़े, और लाइक उनके बारे में इतना जानता कि लाइक इंडिया का जो लास्ट पॉइंट था वहाँ पे उन्होंने उनका कुछ तो किया था उन्होंने, इतना आइडिया तो नहीं है। उनकी स्पीच अमेरिका के शिकागो शहर में हुई थी और जिस ऑडिटोरियम में उन्होंने स्पीच दी थी वहाँ पे उनके ऑनर में काफ़ी तालियां भी बजी थी। स्वामी विवेकानंद के बारे में, हाँ जी, लाइक ही वाज लाइक अ टीचर। वो सेंट थे, आई थिंक। सेंट तो नहीं बोलेंगे पर्टिकुलरली, बट हाँ गुरु थे एक तरीके के। यूज्ड टू गिव टीचिंग्स, काफ़ी उनकी टीचिंग्स काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस है और ये युवा दिवस इन्हीं युवाओं के लिए मनाया जाता है और इसलिए मनाया जाता है क्योंकि आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है, उनका जन्मदिन है। भारत की नई युवा पीढ़ी भले ही स्वामी विवेकानंद को अब भूल चुकी हो, लेकिन अमेरिका उन्हें आज भी भूला नहीं है। अमेरिका के शिकागो शहर में जहां स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद में अपना मशहूर भाषण दिया था, वहां आज भी एक सड़क का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर है और उस सड़क की तस्वीरें आज हमने आपके लिए निकाली हैं। देखिए, ये स्वामी विवेकानंद स्ट्रीट है शिकागो शहर में। तो अमेरिका जैसा देश भी आज उन्हें कितना सम्मान दे रहा है। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जो पगड़ी पहनते थे, वो आज कोलकाता के एक घर में आज भी संरक्षित करके रखी हुई है और यह घर नवगोपाल नाम के एक व्यक्ति के प्रपौत्र सुब्रत घोष का है, जो संत रामकृष्ण परमहंस के शिष्य हुआ करते थे। आज इस घर से हमने आपके लिए एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। घर आप देख रहे हैं, ये विक्टोरिया मेमोरियल जब चालू हुआ था 1890 का, उसी के हिसाब से ये घर बनाया गया। उसी मिस्त्री ने ये लोग ये बनाया और यही पे उन्होंने बैठ के पूजा किया। और पूजा के बाद जब पूजा होते हुए
जब एक स्वामी जी ने पूछा, स्वामी जी ये हम किसके नाम पे पूजा करेंगे, किसके नाम पे संकल्प करेंगे, तब स्वामी जी ने उत्तर दिया, श्री श्री माँ शारदा के नाम से ये संकल्प होगा। ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ऊपर में खड़ा है, रखा गया है, उसका श्री श्री रामकृष्ण परमहंस देव जी, ये उन्होंने बनाया, वार्निंग से लेकर के आया है तीनों। एक यहाँ पे पहले बार उन्होंने एस्टेब्लिश किया, रामकृष्ण की पूजा किया, और एक जो लोटस है इसका अंदर श्री रामकृष्ण देव की जो अस्थि भस्म है ये यहाँ दिया गया है, वो भी स्वामी विवेकानंद ने लाया। स्वामी विवेकानंद भारत के युवाओं में क्रांति की ज्वाला देखते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि अब ये ज्वाला बुझने लगी है और भारत की युवा पीढ़ी स्वामी विवेकानंद को भूलने लगी है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे आप हमारी इस खबर के जरिए समझ पाएंगे। ये खबर है महाराष्ट्र से, जहां MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद बहुत सारे युवा डॉक्टर्स ग्रामीण इलाकों में जाकर काम नहीं करना चाहते, क्योंकि इन युवा डॉक्टर्स को लगता है कि ग्रामीण इलाकों में इन्हें शहरों जैसी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वहां पर चुनौतियां ज्यादा होंगी और उन्हें शहरों में रहना ज्यादा अच्छा लगता है, सुविधाएं वहां ज्यादा हैं। और कुछ डॉक्टर्स ये भी सोचते हैं कि उन्होंने इस दिन के लिए अपनी पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च नहीं किए थे कि उन्हें गांव में जाकर काम करना पड़े। असल में महाराष्ट्र में ये कानून है कि वहां MBBS की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टरों के लिए ग्रामीण इलाकों में 1 साल तक काम करना अनिवार्य है, और ऐसा नहीं करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना या पेनल्टी लगाई जाती है। लेकिन ये युवा डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में जाने से बचने के लिए 10 लाख रुपए की पेनल्टी देने के लिए भी तैयार हैं। यानी कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए हम दे देंगे, लेकिन गांव में जाकर काम नहीं करेंगे, गांव के लोगों की सेवा नहीं करेंगे। और यही वजह है कि महाराष्ट्र की सरकार ने अब यह तय किया है कि सभी डॉक्टरों को ग्रामीण इलाकों में 1 साल तो काम करना ही पड़ेगा, और वो 10 लाख रुपए की पेनल्टी देकर भी इससे बच नहीं सकते। सोचिए क्या समय आ गया है हमारे देश में, क्या जमाना आ गया है कि 10 लाख रुपए की पेनल्टी देने के लिए हमारे युवा डॉक्टर तैयार हैं, लेकिन गांव में जाकर गांव में रहने वाले लोगों की सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। जबकि इस पढ़ाई का जो मूल भाव है वो सेवा का भाव है। महाराष्ट्र के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम है ग्रैंट मेडिकल कॉलेज, वहां वर्ष 2015 से 2021 के बीच कुल मिलाकर 1364 छात्रों ने MBBS की पढ़ाई की, लेकिन इनमें से 897 डॉक्टर्स ने ग्रामीण इलाकों में जाकर काम नहीं किया और वहां जाने से इनकार कर दिया। भारत की गिनती दुनिया के ऐसे देशों में होती है जहां डॉक्टरों की सबसे ज्यादा कमी है। हमारे देश में लगभग 13 लाख डॉक्टर्स हैं, और इस हिसाब से देखें तो लगभग प्रति 1100 लोगों पर हमारे देश में एक डॉक्टर है। 1100 लोगों पर एक डॉक्टर है, और ग्रामीण इलाकों में तो ये औसत और भी ज्यादा खराब है। नहीं, ओवरऑल MBBS डॉक्टर जो है अभी सिटी में पढ़ने की वजह से तो ग्रामीण इलाके में काम करने के लिए इच्छुक नहीं रहते हैं, और सबको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अभी करना है, हर एक को पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, इसलिए वो स्टडी और आगे के लिए करियर के लिए बहुत सारे लोग अभी ग्रामीण इलाके में, और गढ़चिरोली जिला तो बहुत ही दुर्गम है, इसलिए बहुत सारे डॉक्टर ज्वाइन करना नहीं चाहते। तो अपने गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट में देखोगे तो एकदम कैसे पिछला जैसे बोलते कि एकदम मागास है करके, तो कैसे लोग कोई आने को चाहते नहीं। लेकिन अभी हम 3 साल से काम कर रहे हैं तो हमको ऐसा कुछ लगा नहीं कि भाई कि यहाँ रह नहीं सकते, ऐसा कुछ बाहर से आके ऐसा कुछ लगता नहीं। तो मुझे तो मैं तो ये बोलूँगा कि आना चाहिए, इधर सर्विस देना चाहिए, लोग भी अच्छे हैं और काम करने में भी मजा आता है। एक चैलेंजिंग पार्ट है थोड़ा, डिफिकल्ट एरिया होने की वजह से। पहले हमने एक कंडीशन रखी थी, अगर आपको बॉन्ड सर्विस का मतलब नहीं करनी है तो 10 लाख रुपए पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन हमने नया GR निकाला है कि ये हमने कंपल्सन कर दिया है कि कोई पेनल्टी नहीं, कोई दंड नहीं है, लेकिन उनको कंपल्सरी बॉन्ड सर्विस करना पड़ेगा, उनको देनी पड़ेगी। पीजी के लिए भी हमने 50 लाख रुपए रखे हैं, लेकिन पीजी में इतना 50 लाख रुपए भर के कोई जाता नहीं। सुपर स्पेशलिटी में तो 2 करोड़ रुपए रखे हैं,
तो यहाँ तो कोई ऐसे छोड़ के जाता नहीं है, लेकिन यूजी में ये होता था क्योंकि 10 लाख अमाउंट भरकर कई लोग ऐसे थे कि भाई हमको नहीं जाना, 10 लाख रुपए हम दे देते हैं, लेकिन हम इसी वजह से रूरल एरिया में गरीब आदमी उसको सर्विस नहीं दे पा रहे थे, तो इसलिए हमने ये कंडीशन कैंसिल कर दी है। अभी यूजी जो एमबीबीएस बच्चे होते हैं उनको बॉन्ड सर्विस कंपलसरी करना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र के रूरल इलाकों में डॉक्टर्स की कमी है, ये बात खुद सरकार मानती है, इसीलिए फाइन भरकर इंटर्नशिप स्किप करने का रूल निकाल दिया गया है। अब देखना ये होगा कि इस रूल को निकाले जाने के बाद क्या एमबीबीएस डॉक्टर्स पढ़ाई पूरी करने के बाद रूरल सर्विसेज करते हैं या नहीं। तो देखिए, ये भी हमारे देश का एक दुर्भाग्य है कि हमारे देश में युवा डॉक्टर्स तो बनते हैं, लेकिन वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहते। वो गांव में जाकर गांव के लोगों की सेवा नहीं करना चाहते। और असल में अब हमारे देश में 2 तरह के नागरिक बन गए हैं। एक वो हैं जो शहरों में रहते हैं, जिन्हें हर सुविधा मिलती है, और एक वो हैं जो गाँव में रहते हैं, जो हैं तो इसी देश के नागरिक। उनकी वोट की कीमत भी उतनी ही है जितनी शहरों में रहने वाले लोगों की वोट की कीमत है। वो भी एक वोट डालते हैं, गाँव वाले भी एक ही वोट डालते हैं, उनका भी एक ही राशन कार्ड है, सब कुछ समान है, वो भी इसी देश के नागरिक हैं। लेकिन तब भी बुनियादी सुविधाओं पर उनका जो हक है वो शहरी नागरिकों के मुकाबले आधा भी नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भारत असल में 2 देशों में बटा हुआ है, एक इंडिया और एक भारत। कुछ लोग इंडिया में रहना चाहते हैं और वो सुखी और संपन्न रहना चाहते हैं, और दूसरे लोग भारत में रहते हैं, लेकिन यानी गाँव में रहते हैं। और हमें इस पूरे देश को एक ही बना देना है, जिसका नाम है भारत, जिसमें अमीर गरीब एक जैसे रहें, जिसमें शहरी लोग और गांव के लोग भी एक जैसी सुविधाएं पाएं। और अब हम आपकी सेहत से यानी आपके स्वास्थ्य से जुड़ा एक बहुत अलग तरह का विशेषण आपको दिखाएंगे। अगर आपको स्वस्थ रहना है और वो भी कम पैसों में, तो अपनी थाली से रोटी और चावल हटाकर मोटा अनाज अपनी थाली में शामिल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मोटा अनाज न केवल आपके पेट बल्कि आपकी जेब के लिए भी बड़ा फायदेमंद है। हम अक्सर कहते हैं कि पहले के लोग बड़े सेहतमंद हुआ करते थे, बीमार कम पड़ते थे, क्योंकि उनका खान पान बड़ा अच्छा था। असल में उनका अच्छा खान पान यही मोटा अनाज था। लेकिन धीरे धीरे हमारे खाने से मोटा अनाज गायब होता गया, और अब हम जो खाना खा रहे हैं वो हमारा पेट तो भरता है, स्वाद भी बहुत लगता है, लेकिन हमें बीमार बना रहा है, या ये कह लीजिए कि हमें शक्तिशाली नहीं बनाता। हमारे देश में ज्वार, बाजरा, रागी और कुट्टू को मोटा अनाज कहा जाता है। अगर हम अपने खाने में इन अनाजों को भी शामिल कर लें तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और पैसा भी बचा सकते हैं। बाजरा हृदय की बीमारियों के खतरे को कम करता है। चावल की जगह अगर आप बाजरे का प्रयोग करें तो आपका ब्लड शुगर नहीं बढ़ेगा। और गेहूं में ग्लूटेन होता है तो कब्ज को बढ़ाता है, जबकि बाजरे में मौजूद फाइबर खाना पचाने में आपकी मदद करता है। गेहूं में फैट ज्यादा होता है जिससे मोटापा बढ़ता है, जबकि जौ खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इसी तरह ज्वार रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी आपके शरीर में बढ़ाता है, यानी बीमारियों से लड़ने की आपकी जो क्षमता है उसे जौ बढ़ाता है। हमारे देश में मोटापा एक बड़ी गंभीर समस्या है, जो सिर्फ आपकी सेहत ही नहीं देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहा है। एक स्टडी के मुताबिक भारत में लगभग 17% आबादी ज्यादा वजन और मोटापे की शिकार है। आप में से भी बहुत सारे लोग बड़े परेशान होंगे कि सब कुछ करके देख लिया, वजन कम ही नहीं होता। तो आज आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। और जब आपका वजन ज्यादा होता है, आप मोटापे के शिकार होते हैं, तो आपकी जो कार्य क्षमता है वो भी घट जाती है। आप अपने करियर में भी पीछे रह जाएंगे। मोटापे के कारण हर साल देश को लगभग 2.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यह देश के कुल जीडीपी का 1% है। अगर मोटापे पर काबू नहीं पाया गया तो इससे होने वाला नुकसान वर्ष 2060 में 68 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। मोटापा दूर करने के लिए मोटा अनाज को सुपर फूड माना जाता है, जो मोटापे को घटाता है और आपको स्वस्थ भी रखता है। इसलिए अब खाने में मोटा अनाज शामिल करने पर जोर दीजिए। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अब लोग मोटा अनाज खा रहे हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर आपने जरूर देखी होगी जिसमें वो कुछ और सांसदों के साथ मोटे अनाज से बना खाना खा रहे हैं संसद भवन में। लेकिन मोटा अनाज हर थाली तक पहुंचे
उसके उत्पादन पर भी इसलिए हमें जोर देना होगा। तो भारत सरकार ने योजनाएं तो बहुत सारी बना दी और इसे इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स भी कह दिया। ये जो साल है इसे ज्वार को अंतर्राष्ट्रीय जो है साल घोषित किया गया है ज्वार का, वो भारत के कहने पर ही हुआ है। और पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम चलाए जाएंगे जिसमें लोगों से कहा जाएगा कि मोटा अनाज खाइए और ज्वार खाइए, माफ कीजिएगा बाजरा खाइए, मैं मिलेट्स की बात कर रहा था। और ये जो है इस बार बाजरे को प्रमोट करने पर पूरे जो है सरकार का जोर है। हमारे देश में वर्ष 1960 में गेहूं का उत्पादन 1 करोड़ 10 लाख टन था और मोटा अनाज का उत्पादन 1 करोड़ 90 लाख टन, यानी 1960 में गेहूं से ज्यादा मोटा अनाज पैदा होता था। लेकिन 70 के दशक में देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई जिसमें गेहूं और चावल के उत्पादन को ज्यादा महत्व दिया गया। इसलिए वर्ष 2022 में हमारे देश में गेहूं का उत्पादन लगभग 11 करोड़ टन था और मोटे अनाज का उत्पादन सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख टन था। मोटे अनाज से किसानों की रुचि इसलिए भी कम हो गई क्योंकि इसे बेचकर उन्हें ज्यादा पैसा नहीं मिलता, ज्यादा लाभ नहीं मिलता। सरकार ने बाजरे का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2350 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है, यानी लगभग 24 रुपए प्रति किलो, जबकि बाजरे के बिस्किट का 100 ग्राम का पैकेट बाजार में 100 से 150 रुपए में बिक रहा है। इसी तरह रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3377 रुपए है, यानी 34 रुपए प्रति किलोग्राम, जबकि रागी के जो चिप्स बाजार में मिलते हैं वो 150 ग्राम का पैकेट 130 रुपए में बिकता है। इसका मतलब मोटा अनाज उगाने पर किसानों को फायदा नहीं हो रहा, बल्कि पैकेज्ड फूड बनाने वाली जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सारा मुनाफा ये ले जा रही हैं। इसलिए मोटा अनाज खाने पर जोर देने के साथ साथ इसे उगाने और किसानों के लाभ पर भी ध्यान देना होगा, तभी किसानों की रुचि मोटा अनाज पैदा करने में होगी। जब दुनिया में खाद्यान्नों की कमी हो रही है तब मोटा अनाज एक संपूर्ण आहार के रूप में देखा जा रहा है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है और नारा दिया है कि मोटा अनाज में है सेहत का राज। तो आज हम आपसे यह कहना चाहेंगे कि अगर आपको स्वस्थ रहना है तो गेहूं और चावल अपनी थाली से हटा दीजिए और उसकी जगह मोटे अनाज को अपनी थाली में लाइए। उसके 2 फायदे होंगे, आपकी सेहत पहले से ज्यादा अच्छी होगी, आपको ज्यादा शक्ति मिलेगी, बीमारियों से लड़ने की ज्यादा ताकत मिलेगी और एक खास बात जो आपको ज्यादा अच्छी लगेगी वो ये, आपका वजन कम होगा। गेहूं खाएंगे और ज्यादा चावल खाएंगे उसकी बजाय मोटा अनाज अगर खाएंगे तो आपका वजन कम होगा और दूसरी बात ये सस्ता भी है। इसलिए अब एक प्रण लीजिए, इस साल एक प्रयोग करके देखिए अपने खाने में। अपने खाने से गेहूं को और चावल को कम कीजिए, मोटा अनाज को बढ़ाइए। आप देखिएगा आपका वजन कम होता चला जाएगा, आपका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा और आपकी जेब में जो पैसा है वो बढ़ता चला जाएगा। भविष्य की कारों की दुनिया में लेकर चलते हैं, जहां ऐसी कारें हैं जो आपका चलता फिरता घर भी बन सकती हैं, जो आपके मोबाइल फोन से पहले चार्ज हो सकती हैं और आप कह सकते हैं कि जल्द ही आप अपने परिवार के साथ 4 पहिए के एक मोबाइल फोन पर सफर करेंगे। तो इस समय दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में इंडिया ऑटो एक्सपो का आयोजन हो रहा है जिसमें लेटेस्ट गाड़ियों को लॉन्च किया गया है। लेकिन इनमें जिस कार की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है Hyundai की Ioniq 5। ये इलेक्ट्रिक कार 18 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है, जबकि फास्ट चार्जिंग वाले मोबाइल फोन्स भी 19 से 20 मिनट में चार्ज होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये कार आपके मोबाइल फोन से भी जल्दी चार्ज हो जाएगी और एक बार फुल चार्ज होने पर ये 631 किलोमीटर तक चलती है। भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री कम होने की ये एक बहुत बड़ी वजह रही है कि इन गाड़ियों को फुल चार्ज करने में 8 से 9 घंटे लगते हैं, लेकिन इस गाड़ी से ये परेशानी दूर हो जाएगी और आपके मोबाइल फोन से भी जल्दी ये गाड़ी चार्ज हो जाएगी। अब एक दूसरी गाड़ी देखिए जो किया की है, जो साउथ कोरिया की कंपनी है, और इस कार को दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार माना जा रहा है जो एक घर के जैसा फील आपको देगी क्योंकि बहुत बड़ी है। ये कार 5 सेकंड से भी कम समय में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है और ये कार भी 20 से 30 मिनट में 80% तक चार्ज हो जाती है। इसके अलावा एक और इलेक्ट्रिक गाड़ी लॉन्च हुई है जो बिजली से चार्ज नहीं होती, बल्कि इस कार में हाइड्रोजन फ्यूल सेल लगाए गए हैं जो वायुमंडल में मौजूद ऑक्सीजन और फ्यूल टैंक में भरे हाइड्रोजन के बीच
केमिकल रिएक्शन कराते हैं और इससे जो ऊर्जा पैदा होती है उससे ये गाड़ी चलती है। और ये ऑटो कंपनी जिसका नाम है MG, ये MG की गाड़ी है। ये भी बड़ी गाड़ी है। और अब आपने एक चीज ये देखी होगी, इससे पहले जब ऑटो एक्सपो हुआ करता था, जब नई गाड़ियां आती थी वो पेट्रोल या डीजल की हुआ करती थी। अब जितनी भी नई गाड़ियां आ रही हैं वो सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, यानी बिजली से चार्ज होने वाली गाड़ियां हैं। उनमें पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले जब हम गाड़ियां देखने के लिए जाते थे हमारे भारत में, तो हम पूछा करते थे कि ये क्या माइलेज देती है, पेट्रोल है या डीजल है और कितने सीसी की गाड़ी है। अब ये सारे जो सवाल हैं ये पुराने जमाने के हो गए। तो ये नई नई गाड़ियां अब आ गई हैं आपके पास, और ये गाड़ियां ऐसी हैं जैसे आप ये समझिए कि ये मोबाइल फोन में पहिए लगा दिए हैं, क्योंकि ये गाड़ियां इंटरनेट से संचालित हैं। वही सारे लेटेस्ट फीचर्स इनमें हैं जो आपके मोबाइल फोन में होते हैं। इनमें भी वही कैमरे लगे हैं, ये आपसे बात करती हैं, आपके मूड को समझती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या भारत के लोग और भारत की सड़कें इन गाड़ियों के लिए तैयार हैं? क्योंकि भारत में आने के बाद ये गाड़ियां कैसी दिखेंगी, बड़ा जो चुनौती होगी एक तो यह कि भारत में चार्जिंग स्टेशंस आज भी बहुत कम संख्या में है, तो ये चार्ज कैसे होंगी। और भारत में सबसे पहले इन गाड़ियों को मॉडिफाई किया जाएगा। भारत के जो लोग हैं, देखिए भारत के लोग क्या करेंगे, इन लेटेस्ट गाड़ियों में अगर हमारे देश के लोग जब इन्हें खरीदेंगे, सबसे पहले तो इन पर बम्पर गार्ड लगा दिए जाएंगे, लोहे के बड़े बड़े बम्पर गार्ड। फिर गाड़ी के सभी शीशों पर काली फिल्म लगाई जाएगी। उसके बाद गाड़ी के पीछे जाति सूचक स्टिकर लगाए जाएंगे जिसमें गाड़ी के मालिक की जाति लिखी होगी, धर्म लिखा होगा। म्यूजिक सिस्टम की आवाज को और तेज करने के लिए म्यूजिक एम्पलीफायर्स लगाए जाएंगे, प्रेशर हॉर्न्स लगाए जाएंगे। गाड़ी में अपनी मनपसंद पार्टी का झंडा लगाने के लिए आगे रॉड लगाई जाएगी। फिर नंबर प्लेट के ऊपर लिखा जाएगा कि इस गाड़ी का जो मालिक है उसका पद क्या है। उस पर कुछ ऐसी चीज लिखी जाएगी जैसे पूर्व विधायक या पार्षद या जो भी उस व्यक्ति का जो पद होगा वो लिखा जाएगा। तो ये गाड़ियों का एक तरीके से जो नोएडाकरण है, क्योंकि ये ऑटो एक्सपो नोएडा में चल रहा है, तो इनका नोएडाकरण कैसे होगा ये आज हम आपको बता रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, ज्ञान धन से उत्तम है, क्योंकि धन की आपको रक्षा करनी पड़ती है लेकिन ज्ञान आपकी रक्षा करता है।